अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान नक्शे की जानिब इशारा करते हुए महमूद पाशा और जगनोस पाशा से कहते हैं, जब बहादुर पाशा काफरों के जहाज़ों को पकड़ लेगा तो हमारे जंगजू हमला करना शुरू कर देंगे। वो काफिर जिन्हें करीब से लड़ना पड़ेगा, उनके लिए हमारे गजब से बचने का कोई इम्कान नहीं है। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान आपने कहा द्रावेन जुस्तुनियानी का भाई है, जाहिर है वो इंतकाम की तलाश में है, वो आसानी से हार नहीं मानेगा। उधर समुद्र में हम देखते हैं कि तुर्कों के जहाज़ों पर चढ़ जाने के बाद द्रावेन और उसके साथी बेदर्दी से उन्हें शहीद कर रहे होते हैं। लड़ते हुए कमांडर द्रावेन से कहता है, हमारे जंगी जहाज किसी तरह अलग हो गए, लेकिन हमें देर हो गई है, दूसरे जहाज पर हमला बहुत मुश्किल है, हम मौत का इंतजार नहीं करेंगे। तो द्रावेन कहता है, हमें उस्मानी बैरिया को तोड़ना होगा। कमांडर पूछता है, कैसे? तो द्रावेन कहता है, हथियार ले जाने वाले जहाजों से कहो कि बादबान ढीले कर दें। कमांडर एकदम से कहता है, क्या? नहीं द्रावेन, हम उनकी कुर्बानी नहीं दे सकते। द्रावेन कहता है, हम उनको कुर्बान कर देंगे ताकि हम जिंदा रहें, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हम देखते हैं कि उस्मानी रस्सियों की मदद से मुसलसल जहाज़ों पर चढ़ रहे होते हैं। वो चढ़ने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाते और जल्दी शहीद कर दिए जाते हैं। मुसलसल शहीद देने के बाद भी उनका जज्बा कम नहीं होता और वो भागते भागते मौत को गले लगा रहे होते हैं। कमांडर और द्रावेन भरपूर अंदाज में दिफा कर रहे होते हैं। तीरों की आड़ में आकर भी बहुत से उस्मानी शहीद हो जाते हैं। इधर बहादुर पाशा सिपाहियों से कहता है, तोपे तैयार करो, चलो जल्दी शाबाश। मगर उनके जहाज पर मुसलसल हमले हो रहे होते हैं और काम करने वाले सिपाही बार बार लड़खड़ाते हैं। एक सिपाही तेजी से बहादुर के पास आकर कहता है, वो हमारे जहाजों को मार रहे हैं पाशा। तो बहादुर पाशा कहता है, छोटी कश्तियां भेजो, दूसरे मुकामात पर इंतजार करने वाले जहाजों को यहाँ आने का कहो। पोर्ट्स के जहाजों को आगे बढ़ता हुआ देखकर सिपाही कहता है, वो जहाजों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पाशा। ये देखते साथ ही बहादुर पाशा तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है, वो कहीं नहीं जा सकते, जहाजों से कहो कि उनकी पैरवी करें। इसलिए हमें आगे इंतजार करने वाले तुर्क जहाजों पर एकदम से आग भड़क उठती है। देखते देखते बहुत से जहाज तबाह हो जाते हैं। ये देखते हुए बहादुर पाशा कहता है, नहीं। सिपाही भी तकते रह जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच आग के शोले बुलंद हो रहे होते हैं। बहादुर पाशा बेबसी से उन्हें देख रहा होता है। इधर जगनोस पाशा सुल्तान से कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, बैरिया के तमाम दस्ते एक ही जगह पर हैं। इस हिसार को तोड़ने की कोशिश की सूरत में वो भाग सकते हैं। सुल्तान कहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते और बहरे अस्वद में कोई बैरिया उनका दिफा नहीं कर सकती। उधर हम देखते हैं कि जलते हुए तुर्कों के जहाजों के बीचों बीच पोर्ट्स के जहाज आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर सिपाही बहादुर पाशा के पास आकर कहता है, तमाम जंगजू जो उन तबाह होने वाले जहाजों में थे वो शहीद हो गए हैं पाशा। बहादुर पाशा कहता है, चलो बहरी जहाजों को फौरी तौर पर मोड़ो, हम भागने वालों की पैरवी करेंगे। सिपाही कहता है, लेकिन पाशा। तो बहादुर पाशा उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, जैसा मैंने कहा वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो बादबान। ये सुनते साथ ही सिपाही भाग जाता है और जहाज का रुख पोर्ट्स के जहाज की जानिब मोड़ दिया जाता है। बहादुर पाशा कहता है, आज रात हमारे गजब से कोई नहीं बच सकता। उधर आगे बढ़ते हुए कमांडर और द्रावेन को कुछ जहाज पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। कमांडर कहता है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, मजीद भी आएंगे। वो दोनों बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कमांडर मजीद कहता है, अब कोई फरार नहीं है। तो द्रावेन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तो फिर हम इज्जत से मरेंगे। ये कहते साथ ही द्रावेन दूरबीन में से उन जहाजों को देखता है तो वो जहाज उस्मानियों के नहीं बल्कि असफंद या रोगलो कासिम बे के होते हैं, जिसने साथ ही में ईसाई परचम बुलंद किया होता है। ये मंजर देखकर द्रावेन बहुत खुश होता है और कहता है, ये उस्मानी नहीं है। कमांडर भी दूरबीन से देखता है और उसके मुंह से निकलता है, कोमिनोस। गालिबन वो असफंद या रोगलो को राजी करने में कामयाब हो गया है। बहुत खूब, मुझे लगता है कि हम बच गए हैं। द्रावेन पूछता है, क्या हमने हथियारों की खेप के अलावा कुछ खोया? तो कमांडर कहता है, नहीं, लेकिन कोमिनोस को जो चाहिए था वो हथियार थे। इधर बहादुर पाशा पोर्ट्स के जहाजों को दूर जाता हुआ देखकर कहते हैं, हिम्मत करो बहादुर, शाबाश, जल्दी करो। इसी लम्हे उसकी नजर असफंद या रोगलो की बैरिया पर पड़ती है तो वो कहता है, ये असफंद या रोगलो की बैरिया है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? तो सिपाही कहता है, मेरे पाशा, हम इससे आगे नहीं जा सकते, हम असफंद या रोगलो की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। बहादुर पाशा गुस्से से कहता है, मैं सुल्तान के पास खाली हाथ नहीं जा सकता। सिपाही कहता है, मेरे पाशा, अगर हम आगे बढ़े तो वैसे भी सुल्तान को दोबारा नहीं देख पाएंगे, ऐसा ना करें। मगर बहादुर पाशा कहता है, तो फिर ठीक है, हम शहीद कहलाए जाएंगे, वापसी नहीं है। सिपाही कहता है, ये शहादत नहीं खुदकुशी होगी पाशा, इसके अलावा इन तमाम भेड़ों के मालिक आप नहीं सुल्तान मेहमत हैं, जानबूझकर। ये सुनते साथ ही बहादुर पाशा पलटता है और उसे गिरबान से पकड़ लेता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, बलताई ओगलो सुलेमान को याद करो, सुल्तान के सामने शिकस्त की शर्मिंदगी के साथ खड़े होने की कीमत याद करो। सिपाही कहता है, पाशा, आपने वही किया जो हमारे सुल्तान ने हुक्म दिया था। पहले अल्लाह फिर समुद्र में हम गवाह हैं कि आपने ऐसा किया। उनका ताकुब कर लें तब भी कोई फायदा नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं।
बहादुर पाशा उसे छोड़ देता है और बेबसी की तस्वीर बन जाता है। इधर महमूद पाशा सुल्तान से कहता है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ है, सवाल ना करूं तो एक खला रह जाएगा। असफंदयार ओगलो कासिम बे, जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपनी सारी ताकत और बर्तरी समुंदर यानी बेड़ों से हासिल करता है। बहरे अस्वद से गुजरने वाले हर बेड़े से महसूल वसूल करके उसने ये दौलत समेटी है। सुल्तान कहते हैं, यानी तुम कह रहे हो कि वो हमें धोखा दे सकता है? महमूद पाशा कहता है, इसलिए शुरू दिन से ही वो नहीं चाहता था कि हम पॉन्ड्स की जानी पेशकदमी करें। जैसा कि आप जानते हैं उसकी तिजारत रुक जाएगी। मैं उसके गफलत में पड़ जाने से डर रहा हूँ। मगर जगनोस पाशा कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कासिम सरदार हमारे सुल्तान को धोखा देगा, उसमें यह हिम्मत नहीं है। महमूद पाशा कहता है, उसने हमारे शहजादे के लिए जो रवैया इख्तियार किया वो नहीं भूलना चाहिए। जगनोस पाशा कहते हैं, उसने अपनी गलती की तलाफी की पाशा। इसके अलावा हमारे सुल्तान ने उसे अपने रिश्तेदार होने का एजाज बख्शा है। महमूद पाशा कहता है, रिश्तेदारियों को मद्देनजर रखकर मामलात नहीं चलाए जाते जगनोस पाशा। हमारे सुल्तान के ससुर करमान ओगलो इब्राहिम सरदार हैं, उसने जो किया वो जाहिर है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, क्या मेरा कोई और रिश्तेदार भी है जिसका नाम लेना चाह रहे हो महमूद पाशा? असफंदयार ओगलो कासिम बे, अगर वो इस गद्दारी के गड़े में गिरता है तो वो इस गड़े में जल जाएगा। मेरे ससुर करमान ओगलो इब्राहिम, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा। हर कोई जान ले कि गफलत और गद्दारी के मुर्तकिब मेरे रिश्तेदार, मेरे पाशा साहिबान ही क्यों ना हो, उनका अंजाम वाज़ेह है। ये कहते साथ ही सुल्तान छड़ी से इशारा करते हैं और दोनों पाशा चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि समंदर में कासिम काफरों के जहाजों की मदद कर रहा होता है और अपने भाई इस्माइल से कहता है, किसी वक्तों में जिस उस्मानी बेड़े को जंजीरें भी नहीं रोक पाती थी, अब हमारी ताकत के सामने तहस नहस हो गया है। क्या समंदर के हुक्मरान असफंदयार ओगलो के लिए ये शयान शान जीत नहीं है भाई? तो इस्माइल कहता है, कभी कभी इस रास्ते में जीतने वाला जल्दी हार जाता है। कासिम कहता है, क्या मतलब है इसका भाई? तो इस्माइल कहता है, हाल ही में हमने उस्मान ओगलो के साथ रिश्तेदारी बनाई है। न सिर्फ हमने उनके इत्तेहाद से इनकार किया बल्कि काफिरों के साथ मिलकर उनके खिलाफ जाल बिछाया। कासिम कहता है, इल्म सियासत में काफिर या मुसलमान नहीं होता, अगर हम इन्हें शिकस्त ना देते वो हमें मार गिराते। इस्माइल पूछता है, अच्छा तो अब ज्यादा बेहतर हो गया है क्या? हम उनके साथ एक ही खून और एक ही नस्ल से हैं, आप इसे इल्म सियासत कह रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि हमारे इस अमल को गद्दारी के जुमरे में लिया जाएगा। कासिम गुस्से से कहता है, बहुत हुआ, हम धुंध में हैं, इस मैदान में तुम शिकार बनोगी या शिकारी? हमने शिकारी बनने का इंतखाब किया और जब शिकारी शिकार का फैसला करता है तो वो रेवड़ में रहने वालों का हिसाब नहीं करता। यह सुनते साथ ही इस्माइल गुस्से में चला जाता है। कासिम बार बार उसे बुलाता है मगर वो नहीं सुनता और चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि बाहर अपने कमरे में जैसे ही दाखिल होती है तो गुलशा पहले से वहां बैठी होती है। ये देखकर बाहर कहती है, यहाँ क्या ढूंढ रही हो गुलशा? तो गुलशा कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ बैठो बाहर। ये सुनते साथ ही बाहर उसके साथ बैठ जाती है। गुलशा उससे पूछती है, हमारा शहजादा कैसा है, क्या वो खैरियत से है? तो बाहर कहती है, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गुलशा पूछती है, अच्छा तो गुलपरी खातून, वो भी ठीक होगी इंशाल्लाह? बाहर कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझसे तफ्तीश करने आई हो? लगता है तुम्हें कोई परेशानी है, वो बताओ और खुशी हासिल करो। गुलशा रेहान आगा को इशारा करती है और वो वहां से चले जाते हैं। और फिर वो बाहर से कहती है, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हें ज्यादा खुश नहीं करेगा, जान लो। ये कहते साथ वो उसे अंगूठी दिखाते हुए कहती है, ये गुलपरी की है। मैंने गुलपरी खातून को आज बावर्ची खाने में देखा, वो हमारे शहजादे के लिए शोरबा बना रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए उसे दूर से देखा, वो शोरबे के अंदर कुछ चीजें डाल रही थी। बाहर मुंह बनाते हुए कहती है, ये नमक या मसाला हो सकता है गुलशा। उसने कहा कि वो बायजिद के लिए अपने हाथों से शोरबा बनाएगी, इसमें क्या हर्ज है? गुलशा कहती है, अगर ये नमक होता तो मैं यहाँ ना होती। उसने मुझे देखकर सारा शोरबा नीचे गिरा दिया। मैं समझ सकती हूँ कि उसने इसके अंदर कुछ और डाला था। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो वो जहर था। बाहर गुस्से से कहती है, जहर? हाँ, इसलिए मैं गुलपरी शोरबा लेकर वहां आती है। उसे देखकर बाहर कहती है, बेटी काश कि तुमने जहर भी डाला होता। यह सुन के गुलशा को बहुत दुख होता है और बाहर उसे कहती है, अगर यहाँ कोई जहरीली चीज है तो वो सिर्फ तुम्हारी बातें हैं गुलशा। तुम मेरे और मेरी बहू के दरमियान फितना डालने की कोशिश कर रही हो। मैं ये बात दरगुजर कर रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। यह सुनकर गुलपरी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अनकरा की करारगाह में बहादुर पाशा नाकाम लौट रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब सुलेमान नाकाम हुआ था और उसे करारगाह में लाया जा रहा था, और उस लम्हे को भी याद करता है कि सुल्तान ने सुलेमान के साथ क्या सलूक किया था। सुल्तान सबके सामने ही सुलेमान पे टूट पड़े थे। इन ख्यालात को याद करने के बाद बहादुर पाशा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है तो वहाँ खड़ा दोगान कहता है, आपकी जंग मुबारक हो बहादुर पाशा। बहादुर पाशा कहता है, दोगान आगा मुबारकबाद कामयाब होने के बाद कबूल की जाती है। यह सुनकर दोगान कहता है, हमारे सुल्तान मौज़म यकीनन आपकी कोशिशों को सराहेंगे। बहादुर कहता है, बाल्ताए ओगलो सुलेमान ने भी कोशिश की थी,
یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلیمان کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تھا۔ بہادر پاشا مزید کہتا ہے لیکن سلیمان کو دنیا جانے والی امداد کو نہ روک سکا، بدلے میں تعریف نہیں غضب ملا۔ ہمارے بادبان کا مستول ٹوٹ گیا، ہوا نے ہماری مدد نہیں کی، ہمارے بیڑے کو نقصان پہنچا، ایک بڑا طوفان ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمارے انجام کے بارے میں صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان بہادر پاشا کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور سلطان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ دیگر پاشا بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہادر پاشا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو عبور کرنے اور زمین پہ چلنے والا بیڑا تمہیں سونپا، اب ذرا مجھے حساب دو، دشمن نے تم پر سمندر کیسے تنگ کر دیا بہادر؟ تو بہادر کہتا ہے ہماری جنگی چال میں کوئی کمی نہیں تھی میرے سلطان، یہاں تک کہ ہم نے گولے بارود سے لدے 2 جہاز سمندر میں ڈبو دیے۔ سلطان اٹھ کر گرجتے ہوئے کہتے ہیں تم نے ڈبو دیے؟ ہاں 2 ڈبو دیے، لیکن 8 سرماؤں نے تمہیں شکست دے دی، 8 سرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بالا اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تمہیں شکست دے کر تمہیں عبور کر گئے، کیا میں تمہیں ایسا بحری بیڑا نہیں دے پایا جو 8 سرماؤں کو روک پاتا؟ کیا میرا قصور ہے؟ بہادر پاشا کہتا ہے ہرگز نہیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا سمندری جانبازوں کی بہادری کافی نہیں تھی؟ بہادر پاشا کہتا ہے انہوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلطان چلاتے ہوئے پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا بہادر، کیا ہوا؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے میرے سلطان سب نے پوری ہمت و بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بہادری کہاں ختم ہوتی ہے اور غداری کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم یہ نہیں جان پائے۔ سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بہادر کہتا ہے جب ہم تمام سرماؤں کا کام تمام کرنے والے تھے تبھی ہم پر ایک ایسی جگہ سے حملہ کیا گیا جس کی ہمیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اسحاق ایک دم سے پوچھتا ہے ایسا کون ہو سکتا ہے بہادر پاشا؟ بحر اسود میں ہمارے بحری بیڑے پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ تو بہادر کہتا ہے اسفند یا رغلو قاسم بے۔ یہ سن کے سب چونک جاتے ہیں، سلطان کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور محمود پاشا کی بات درست ثابت ہوتی ہے۔ بہادر پاشا مزید کہتا ہے سینوب کی بندرگاہ سے روانہ ہونے والے بحری بیڑے ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گئے، شوویروں کی کشتیاں بھی یہ موقع دیکھ کر گزر گئیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں جبکہ اس نے ہمارے ساتھ رشتہ داری قائم کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرف نہیں رہنا چاہتا، لیکن اس نے جو کیا وہ برطرف ہونا نہیں بلکہ غداری ہے۔ سلطان اٹھتے ہیں اور بہادر پاشا کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں اپنا سر اٹھاؤ، تم وہ نہیں ہو جسے سر جھکانا پڑے گا، اپنی عزت کو داغدار کرنے والے غدار ہیں، آپ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اب ہمارا فرض ہے کہ اپنی تلواروں سے ان داغدار سروں کو کاٹ دیں اور اپنے بالے سے ان کے سر کچل دیں۔ بہادر پاشا کہتا ہے یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے ان کا کچھ گولہ بارود ڈبو دیا میرے سلطان، ان کے پاس موجود گولہ بارود کے ساتھ وہ پونس کے شہر کا دفاع نہیں کر سکتے۔ محمود پاشا کہتا ہے اب جنگ کے سنہری دروازے کھلے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب اگر وہ فرینک سے بھی فوجیں جمع کر کے پہاڑ بنائیں انہیں موقع نہیں ملے گا، شاہباز گھوڑوں کو کھلاؤ پلاؤ، تلواریں تیز کرو، بہادروں کو تیار کرو، اب مہم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کل ہمارا مبارک قافلہ پیش قدمی کرے گا اور اللہ کے حکم سے ہماری فتح کی تلواریں پونس کے دروازے کو چھید کر نکلیں گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔